Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ में साइंस में आज हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये जो 25 ऑब्जेक्टिव है ये आपकी आने वाली जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये 25 ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे ही 25 ऑब्जेक्टिव आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री में से लिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube, मीन्स के यहाँ पे बच्चों ऐसा पूछा गया है कि ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल से, मीन्स के ये जिंक है। जिंक आपका बच्चों क्या है? मेटल है, राइट। इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मीन्स के NaOH जो हमारा बेस है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों देखो रिएक्शन क्या हो रहा है कि NaOH प्लस Zn, राइट। टेस्ट ट्यूब देन वार्म, फिर हम इसको गर्म करते हैं, मीन्स के हीट दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हीट है। द रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये जो रिएक्शन है आपका, इसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं, मीन्स के बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप बच्चों यहाँ पे देखते हो फर्स्ट लिखा है NaOH प्लस Zn, सो गिव्स NaZnO2 प्लस H2O, राइट। अब यहाँ पे बच्चों फर्स्ट आपको याद रखना है कि बेस प्लस मेटल जब रिएक्ट होता है, मीन्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड और जब जिंक रिएक्ट होगा बच्चों, तो हमारा इक्वेशन मीन्स के प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट हमारी बनेगी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस हमारा लिबरेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों अब देखते हो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दो चीज में लिबरेट हो रहा है, एक तो इक्वेशन बी में और दूसरा इक्वेशन सी में, राइट। यहाँ पे वाटर बनेगा नहीं, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता है। तो अब हमारे पास जो बच्चों ऑप्शन बचते हैं वो है बी एंड सी। अब देखो बी में क्या है? 2NaOH प्लस Zn, सो गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2O, राइट। ये आपका यहाँ पे टोटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इस तरफ मींस के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 Na है, यहाँ पे भी 2 Na है, बराबर। OH हाइड्रो ऑक्सीजन आप देखोगे तो 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, और Zn आपका 1 है, Zn 1 है, राइट। फिर भी आपको जल्दी नहीं करना है बोर्ड की एग्जाम में, इक्वेशन दूसरा भी देखना है। सी के अंदर हम देखते हैं 2NaOH। तो आप देख पाते हो बच्चों कि जैसे इक्वेशन लिखा है कि 2Na, हम सी की बात कर रहे हैं, 2NaOH प्लस Zn, सो जो प्रोडक्ट बन के निकल रही है वो निकल रही है NaZnO2, राइट। यहाँ पे जो सोडियम है वो हमारा 1 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे सोडियम 2 है, बराबर। सोडियम के एटम 2 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकंपोजिशन इज लाइट। तो सबसे पहले देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रेक डाउन इन टू और मोर देन प्रोडक्ट, सिंपलर प्रोडक्ट। मीन्स कि एक सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होती है, वो सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो जाती है दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में। और यहाँ पे आप जानते हो कि कोई भी केमिकल जो होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, उसको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। अब जो हम एनर्जी देते हैं वो किस फॉर्म में हो सकती है? हीट के फॉर्म में हो सकती है। हीट, जिसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, मींस के अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट, इन विच के सिंगल कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इन टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट
with the help of heat की help में. So that kind of decomposition reaction is known as a thermal decomposition. heat होता है. दूसरा होता है हमारा light, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिक, मीन्स के करंट करते हैं जैसे वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. तो यहाँ पे आपको ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे दो या तीन प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रही है. मीन्स कि दिस ऑल केमिकल रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बट हमको फाइंड करना है कि भाई कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पे लाइट यूज हुई है. लाइट आप देखते हो 2FeSO4, ये ब्रेक डाउन हो गया Fe2O3 प्लस SO2 मीन्स के सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. यहाँ पे FeSO को हम ब्रेक डाउन करने के लिए हीट यूज करते हैं, मीन्स के ये थर्मल डिकम्पोजिशन है. थर्मल मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है. सेकेंड आप देखते हो 2H2O, सो इसका ब्रेक डाउन हो रहा है 2H2 प्लस O2. यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है. इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स के ये इलेक्ट्रिक करंट से होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है. राइट. अब आप देखते हो यहाँ पे 2AgBr मीन्स के सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर ब्रोमाइड इज ब्रेक डाउन इनटू 2Ag प्लस Br2. यहाँ पे हम इसको लाइट में रखते हैं, तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो जिसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. और हमारा क्वेश्चन यही पूछा गया था कि डिकम्पोजिशन होता है लाइट में होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन है सी. राइट ऑप्शन इज सी इज अवर राइट ऑप्शन. राइट. थर्ड क्वेश्चन में हम जाते हैं. थर्ड, ऑक्सीडाइज ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर. ऑक्सीडाइज ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर मीन्स के एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है मीन्स के Al3O2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये किस तरह का ऑक्साइड है? क्या नेचर में ये एसिडिक है? मीन्स के आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है एसिडिक होता है. एसिडिक मतलब जब इसको हम वाटर पानी के अंदर डालेंगे तो ये एसिड बनाएगा. बेसिक मीन्स के जब हम इसको सॉल्यूशन बनाएंगे मीन्स के वाटर के अंदर डालेंगे तो ये बेसिक बनाएगा. एम्फोटेरिक मीन्स के इसका जो ऑक्साइड है इट रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस. जो भी ऑक्साइड होता है, जो भी मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक. ए न्यूट्रल, क्या ये न्यूट्रल होता है? मीन्स कि जब अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो ये न्यूट्रल होगा. तो एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड होता है दे रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस. ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं. तो ये जो होते हैं मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर. ये नेचर में कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं. तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी. राइट ऑप्शन इज सी मीन्स कि ये एम्फोटेरिक होता है. बच्चों ये क्वेश्चन आपकी जो अभी आने वाली जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें शायद ये क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, तो प्लीज इसको अच्छी तरह से समझ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 देखते हैं. इन नर्व सेल द साइड वेयर द इलेक्ट्रिक इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नॉन. अब देखो न्यूरॉन का डायग्राम, जैसे आपको मालूम है न्यूरॉन मतलब क्या होता है, तो न्यूरॉन मतलब नर्व सेल. तो न्यूरॉन का जो डायग्राम होता है बराबर नर्व सेल, ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. ये मतलब सेल है और ये हमारा इस तरह से आप देखते हो तो ये डेंड्राइट होता है. एक डेंड्राइट हमारा बहुत लंबा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन. तो ये एक्सॉन हो गया हमारा, ये एक्सॉन हो गया. ये नर्व एंड है, नर्व एंड. दिस इज नर्व एंड. ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है. दिस इज न्यूक्लियस. ये सेल बॉडी है. ये डायग्राम भी बच्चों आपको ड्रॉ करने का आता है. सेल बॉडी है एंड दीज आर डेंड्राइट. ये हमारे डेंड्राइट है. क्या है? डेंड्राइट. राइट, डेंड्राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि साइड
कौन सी जगह है, कौन सी जगह है न्यूरॉन में, कौन सी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्सिस कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में, मींस के इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। जो हमारे ऑप्शन है वो है एक्सॉन, बराबर, ऑप्शन होगा हमारा एक्सॉन। दूसरा मतलब कि क्या यहाँ पे होता है, एक्सॉन पे होता है, बी डेंड्राइट यहाँ पे। तो बच्चों देखो डेंड्राइट क्या होते हैं, डेंड्राइट तो जो इंपल्सिस होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, इंपल्सिस को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग, एनवायरमेंटल इंपल्सिस, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। सी जो है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स कि यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरा डेंड्राइट है हमारा, यहाँ पे ये दूसरा मतलब सॉरी नर्व सेल है। तो ये जो है जंक्शन है, मतलब जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स, सिनेप्स। तो यहाँ पे जो करंट होता है, यहाँ से करंट ट्रैवल करते करते यहाँ पे आएगा, और अब ये जो बीच में जंक्शन है यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस है वो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये केमिकल रिएक्शन जो है, जो दूसरा जो न्यूरॉन होता है उसका जो डेंड्राइट होता है वो इस केमिकल रिएक्शन को पकड़ लेता है, राइट। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज ध्यान रखना यहाँ पे ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, बराबर। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ प्लेस where electrical impulses is converted into chemical reaction, right। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे हम जाते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शुड an object be placed to get an image of the same size as that of the object on the screen, right। कौन सा होगा, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे जो हमारा लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, राइट। यहाँ पे हमारा ये जो है वो है F1, ये जो है वो है 2F1। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये है हमारा F2 एंड दिस इज 2F2। अब यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब क्वेश्चन हमको ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे जिससे जो इमेज मिलेगी वो सेम साइज की होगी। समझो कि इमेज हम यहां पे रखते हैं 2F1, तो इमेज की जो हाइट है वो समझो कि 2 सेंटीमीटर है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर है। तो जो इमेज हमको बन के मिलेगी उसकी भी साइज 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे, तो ऑप्शन में जो दिया है वो बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब ये ट्वाइस है मींस के 2F1, ये OF1 मतलब के जो फोकल लेंथ है उसका ट्वाइस होगा। तो क्या हम यहाँ पे दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बराबर, बियॉन्ड द 2F1 रखेंगे, राइट। सेकेंड है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, मींस के लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है मतलब यहाँ पे रखेंगे हम एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और या तो 2F1 पे रखेंगे या तो बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स ए प्रिंसिपल फोकस, मतलब यहाँ पे कहीं पे रखेंगे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है सी, राइट ऑप्शन इज सी, बराबर। कि इफ वी प्लेस ऑब्जेक्ट एट 2F1, सो जो इमेज मिलेगी वो हमको सेम साइज की मिलेगी, इमेज जो मिलेगी वो सेम साइज पे। तो हमारी जो पोजीशन होगी मींस के ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां पे रखना पड़ेगा 2F1, दैट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ, ये फोकल लेंथ है वो उसका डबल है। समझो कि OF1 जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर है। तो राइट ऑप्शन हमारा आएगा सी। 6 नंबर के क्वेश्चन पे हम जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, लिस्मेनिया में होता है, पेरामेसियम होता है या तो प्लाज्मोडियम होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होता है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में जो रिएक्शन होता है, सॉरी मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट किस तरह का होता है, तो जो रिएक्शन होता है वो मल्टीपल फिजन मींस की जो बॉडी होती है वो दो से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 7 नंबर।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 नंबर 2 स्टेटमेंट आपको दिए होंगे, एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चों को एसर्शन और रीजन में कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि आपको मालूम है एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते ही है, तो प्लीज अच्छी तरह से समझो। ए का मतलब होता है एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन इज अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बी जो होता है उसका मतलब ये होता है एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू एसर्शन। जो सी होता है उसमें ये होता है के सी, हम देख लेते हैं यहाँ पे ए, तो सी आपका जो होता है कि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एसर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। डी होता है एसर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, ट्रू, ये याद रखना है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एसर्शन क्या दिया है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब जो जिंक होता है मींस के जेडेन, जेडेन रिएक्ट करता है हमारा HNO3 के साथ, HNO3, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। अब जेडेन क्या है बच्चों, मेटल है, HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो एज यू नो कि मेटल, मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो सॉल्ट बनेगी प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे भी ये होना चाहिए, बराबर। तो यहां पे दिया हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस तो नहीं निकालता है, तो एसर्शन तो हमारा ट्रू है, एसर्शन इज ट्रू। रीजन देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट्स सेल्फ गेट्स रिड्यूस। अब देखो मैंने क्या बताया कि जब जिंक, मतलब कि जिंक मेटल है, तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस तो आपका रिमूव होगा, हाइड्रोजन गैस तो इवोल्व होगा, बट ये दिखेगा नहीं, होगा नहीं। क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन होता है कि जो हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है, जो हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है, तो वो जो HNO3 होता है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज, बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent. It is a strong oxidizing agent, right? अगर ये रिएक्शन ऐसा होता कि Zn प्लस 2HCl, Zn प्लस 2HCl, तो प्रोडक्ट हमारी ये बनती Zn, प्रोडक्ट हमारी बनती ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता, because HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस कि रीजन इज करेक्ट, बराबर। और ऑक्सीजन क्यों, हाइड्रोजन क्यों नहीं इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि जो रीजन में ये दिया हुआ है कि जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी करेक्ट है। मींस कि यहाँ पे आएगा हमारा ए, ऑप्शन हमारा आएगा ए के assertion is correct, reason is correct and reason is correct explanation to assertion, right? ये आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन थिंग यू शुड रिमेंबर अबाउट नाइट्रिक एसिड इज दैट नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 8 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं, Which of the following is an endothermic reaction? Endothermic reaction मतलब a kind of chemical reaction in which heat is absorbed, heat absorb हो जाती है, बाहर नहीं निकलती, अंदर चली जाती है। तो कौन सा है, बर्निंग ऑफ कैंडल। ऑब्वियसली अगर आप कैंडल जलाते हो तो गर्मी होती है, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ये तो होगा नहीं हमारा, राइट। कुकिंग ऑफ फूड, ऑब्वियसली कुकिंग ऑफ फूड बच्चों आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि खाना पकाने के लिए आपको उसको गर्म करना पड़ता है, तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा कुकिंग ऑफ फूड। Decomposition of vegetable matter is not endothermic reaction. Reaction of sodium with air ये भी endothermic reaction नहीं है, right? तो cooking of food is endothermic reaction, endothermic reaction। 9 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। During which of the following stages of the circulation of blood in normal human being the oxygenated blood is pumped to all parts of the body, all parts of the body। तो ये समझो बच्चों हमारा हार्ट है,
दिस इज हार्ट। अब आपको मालूम है कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चेम्बर में डिवाइड हुआ है, 4 चेम्बर में डिवाइड हुआ है। ये जो है वो हमारा राइट साइड है, मीन्स कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, एक चीज आपको याद रखना है, राइट साइड पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीनेटेड ब्लड। हमारे हार्ट का इस तरफ जो होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीनेटेड ब्लड इज पंप टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मींस कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पूरे बॉडी में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है? तो जो ऑप्शन दिए हुए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, क्या लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन? तो नहीं, लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। कहां पे जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। मींस कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, राइट। बी में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज राइट आंसर। बराबर, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑर्टा का जो वाल होता है वो ओपन हो जाता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। बराबर, ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आपका ऑर्टा का जो वाल है वो ओपन हो जाता है एंड देन ब्लड पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। तो राइट ऑप्शन इज बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। रिलैक्शन ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम हमारा रिलैक्स होता है, बराबर, तब आपका क्या होता है, एक्चुअली जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। रिलैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल वो तो कब होगा कि जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स होगा, राइट। 10 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर, मींस के रे हम डाल रहे हैं कॉन्केव मिरर पे, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हो गया पोल, दिस इज एफ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब है इन द फॉलोइंग केसेस रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर, इन विच केसेस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द जीरो, मींस के एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। तो वो कौन से केस में होगा? तो अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता है, इन दिस केस नहीं होगा आपका, राइट, इस केस में आपका नहीं होगा। बी में दिया हुआ है अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिक्वली, समझो कि रे आपकी ए से पास हो रही है तो हमको मालूम है कि जिस इंसिडेंट रे को हम सी पे डालते हैं वो उसी रास्ते से वापस जाती है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा इज इक्वल टू द जीरो, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। 11 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली, मींस के ऐसा कौन सा मेटल एंड नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। जैसे बच्चों आप जानते हो कि ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो ज्यादातर रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, आपके गैसियस होते हैं। ज्यादातर नॉन मेटल हमारे गैसियस होते हैं। यहाँ पे कौन सा मेटल और नॉन मेटल है? बराबर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो बच्चों आएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट मेटल पूछा गया और दूसरा नॉन मेटल है, जबकि यहाँ पे ब्रोमाइड हमारा नॉन मेटल है, मर्क्यूरी मेटल है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा, राइट। सेकेंड ऑप्शन में दिया है मर्क्यूरी एंड आयोडीन। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइड। मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज liquid stage at room temperature and bromine is a non metal। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइड, मींस के ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट 12 नंबर पे जाते हैं। आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट है। अब बेसिक सॉल्ट मतलब क्या होता है कि बेसिक सॉल्ट कैसे, अब वो सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट बेसिक होगा, एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो कैसे होता है? तो मैं आपको जैसे बताता हूं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ
स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल, जिसको मैं एन से लिखता हूं। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एंड वीक बेस होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा नेचर में, राइट। अब वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा नेचर में। कैसा होगा? बेसिक होगा, राइट। और अगर वीक एसिड है प्लस वीक बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो यहां पे है कि बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक मतलब यहाँ पे होना चाहिए, बेसिक मतलब क्या होना चाहिए हमारा? ये होना चाहिए। देखो सॉल्ट बेसिक बन रहा है तो वहां पे क्या है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो देखो Na2CO3, तो ये कैसे बना होगा बच्चों? Na2CO3 मींस के NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3, राइट। तो यहां पे देखो ये बेस है जो स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड है जो वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बराबर वीक बेस। सॉल्ट कैसे बन रहा है? बेसिक बन रहा है, बराबर, बेसिक। तो ऑब्वियसली जो एसिड होगा वो आपका कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। एसिड कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, मतलब हमारा राइट ऑप्शन होगा ये। इसका मतलब होता है Na2CO3 राइट ऑप्शन होगा, राइट। 13 नंबर, 13 पे जाते हैं। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। जो मेटल होते हैं उसको हम रिफाइन करते हैं, अलग अलग मेथड, अलग अलग प्रोसेस से रिफाइन करते हैं। Which of the following metal are refined by electrolytic refining? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, मींस के गोल्ड, कॉपर, सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें से कौन से मेटल को हम रिफाइनिंग करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक से, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होता है, मींस के गोल्ड को भी हम कर सकते हैं, कॉपर को भी कर सकते हैं, मतलब 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 आपके फर्स्ट में आ रहे हैं, मींस के हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट 1 एंड 2। मींस के कॉपर एंड गोल्ड कैन बी रिफाइंड, मतलब के कैन बी रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फार अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ पिक्चर दैट मैचेस द ऑब्जेक्ट साइज ऑन द स्क्रीन। मतलब कि जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट जितनी ही होनी चाहिए साइज में, ऑब्जेक्ट जितनी ही होनी चाहिए। जो हमारा लेंस है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये मतलब प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया f2, दिस इज 2f2, 2f2 ये हो गया f1 एंड दिस इज 2f1, दिस इज 2f1, राइट। तो अब यहाँ पे पूछा गया कि भाई कितना दूर रखेंगे जिससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इमेज मिलेगी वो हमको सेम मिलेगी, इमेज जो मिलेगी सेम। सो कितना लॉन्गर देन द लेंस डबल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब कि फोकल लेंथ से डबल, मतलब दूर रखेंगे 2f1 नहीं होगा, राइट। ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। राइट एट द लेंस मेन फोकस, अभी राइट में लेफ्ट में रखते हैं, ये नहीं होगा हमारा। एट डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यस ये होगा। इसके ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये डबल हो गया ना 2f, मतलब कि OF1 समझो 6 है, और तो क्या हो गया OF2 जो होगा O2F1 ये हमारा 12 सेंटीमीटर होगा, मतलब कि राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, राइट। 15 नंबर पे जाते हैं, 15 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी, मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिजल्ट इन द, क्या होगा? मतलब अगर हम बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जाएंगे, बराबर जाएंगे तो क्या होगा? तो फर्स्ट है डैमेज टू इम्यून सिस्टम, क्या हमारी इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाती है, हम बार बार बीमार होते हैं, यस ये तो होता ही है, बराबर। डैमेज ऑफ लंग्स, नहीं लंग्स तो हमारे बॉडी के अंदर है, कुछ नहीं होता है, राइट। स्किन कैंसर, ऑब्वियसली स्किन कैंसर होता है, पेप्टिक अल्सर नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो 1 एंड 3 होगा, जो कहां पे दिया हुआ है 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 सी में दिया हुआ है तो सी होगा।
अगर हम बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जाएंगे तो हमको स्किन कैंसर होने के चांसेस है और हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो खराब हो सकती है, हम बार बार बीमार हो सकते हैं। सही है। 16 नंबर, assertion rusting of iron is endothermic nature। रस्टिंग मींस के कोरोजन ऑफ आयरन, ये एंडोथर्मिक होता है नेचर में, नहीं बच्चों, ये एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मींस के एसर्शन यहाँ पे हमारा गलत है, एसर्शन यहाँ पे हमारा गलत है। तो देखो एसर्शन गलत है वो एक ही ऑप्शन होता है, ए एसर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, तो ये होगा नहीं। बी एसर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, ये भी नहीं होगा आपका, बराबर। सी एसर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग, बराबर। एंड डी एसर्शन इज रॉन्ग, तो यहाँ पे डी आएगा बच्चों, रीजन राइट होगा, क्योंकि रीजन में क्या दिया, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बट जो हीट इवोल्व होती है वो इतनी स्लो, मतलब ये रिएक्शन इतना स्लो होता है कि जो आप हीट इवोल्व हो रही है वो हमको दिखती ही नहीं है, मतलब हम फील नहीं कर सकते। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, राइट ऑप्शन होगा डी। 17 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मायोपिक जो आई से वो दूर वाली चीज को नहीं देख पाता है, राइट, जबकि पास वाली चीज को देख पाता है। मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है नियर साइडनेस। मायोपिया मींस नियर साइडनेस, नियर साइडनेस, साइडनेस मींस के पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, दूर वाली चीज को नहीं देख सकता है। तो ए तो आपका राइट है, एसर्शन इज राइट। रीजन में दिया है फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय आई सर्जन। आई सर्जन ये गलत होता है, मायोपिया के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस यूज नहीं करते जबकि डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। डाइवर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस यूज करते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस जिसको हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस, लाइट यहाँ पे गिरेगी, ऐसे जाएगी ये हमारी आई से, तो लेंस एंड देन जो आपका होगा तो इमेज एग्जैक्ट रेटिना पे होगी। तो रीजन गलत है बच्चों, रीजन गलत है, हम कन्वर्जिंग लेंस यूज नहीं करते, डाइवर्जिंग लेंस यूज करते। तो राइट ऑप्शन होगा सी, राइट ऑप्शन होगा सी। 18 नंबर का क्वेश्चन है। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यस, ये देखो बच्चों, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर सारे आप देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और इसको अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री है। तो ए हमारा राइट है, ए इज राइट, बराबर। सेकंड दिया हुआ है रीजन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस करंट। ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम किसके लिए यूज करते हैं? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल is used to know the direction of current, direction of magnetic field line and direction of force, इसके लिए यूज करते हैं। ये इंड्यूस्ड करंट को मेजर करने के लिए हम यूज नहीं करते। तो राइट ऑप्शन मतलब रीजन हमारा गलत है, रीजन इज रॉन्ग। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि सी में क्या होता है, एसर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। सही है। 19 नंबर, 19 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे पूछा गया डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सा है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो हो क्या रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट में हो रहा है, तो ये तो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे आप देखोगे तो दो अलग अलग प्रोडक्ट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बन रही है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट। ये भी हमारा डीकंपोजिशन, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहे दो में, बराबर, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहे दो के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी,
बी जो है वो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं है, बी इज नॉट अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, सो राइट ऑप्शन इज बी एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ओके, 20 नंबर पे जाते हैं। इन द कंबंशन रिएक्शन ऑफ मीथेन CH4 विद ऑक्सीजन, मींस के मीथेन प्लस ऑक्सीजन, सो मीथेन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कंबंशन हो रहा है, मींस के ऑक्सीडेशन हो रहा है मीथेन का। सो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस वाटर होगा, राइट। तो व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, यस कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रही है आपकी, ये नहीं होगा एंड ये नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा H2O2, H2O2, राइट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, तो H2O2 इज अ राइट आंसर। फर्स्ट आंसर आपका गलत है क्योंकि वहां पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, जबकि मीथेन का जो मतलब कंबंशन हम करते हैं तो अब जो प्रोडक्ट बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होती है, राइट। 21st क्वेश्चन, द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट बिकॉज, जब सनसेट होता है, सन डूबने वाला होता है तब हमको लाल कलर का दिखता है, रीजन क्या है, तो रीजन है ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर, नहीं ये नहीं होगा, राइट, बिकॉज ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है, दिस इज नॉट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग द अर्थ डिक्रीज इन द इवनिंग, नहीं ये भी नहीं होता है, बराबर के ऐसा नहीं होता है कि इवनिंग में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर अवे बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल नियर द होरिजॉन, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ब्लू लाइट है, जो ब्लू लाइट होती है बराबर वो ज्यादा फैल जाती है क्योंकि वो ओरिजिन के पास होती है, और जो रेड लाइट होती है वो स्कैटर नहीं हो पाती है और इसकी वजह से सन हमको रेड दिखता है। कैसा दिखता है, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज जो रेड होता है इट अपियर्स रेड, उसका रीजन होता है मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर अवे बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल नियर द साइड लेंथ, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ अ लाइट, राइट। 22nd question, in the given food chain suppose the amount of energy at fourth trophic level means कि ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ग्रास इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड है हमारा ग्रास होपर, घास को कौन खाएगा, ग्रास होपर खाएगा, राइट, ग्रास होपर को कौन खा गया, फ्रॉग, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, देन स्नेक को फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है वहां पे जो एनर्जी है वो है 5 किलो जूल, कितनी है, 5 किलो जूल, राइट। अब आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल कौन है हमारा, ग्रास, यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, तो आप देखो स्नेक के पास जो एनर्जी है वो कितनी है, 5 जूल, तो फ्रॉग के पास कितनी होगी, फ्रॉग के पास होगी 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 जूल, कितनी होगी, 50 किलो जूल, राइट, 50 किलो जूल। इसके पास कितनी होगी बच्चों, तो 5 इंटू 100 सो इज इक्वल टू 500 किलो जूल, 500 किलो जूल, राइट। ग्रास ऊपर के पास कितनी होगी, 5 इंटू 1000 so it is 5000 किलोजूल, 5000 किलोजूल, so correct option is D हमारा राइट ऑप्शन है, राइट। 23rd, a cross between pea plant with white flower, मतलब कि V करते हैं and कैपिटल B, तो रिजल्ट इन F2 progeny in which the ratio of the violet and white flower will be, तो जब फर्स्ट में आप देखते हो बच्चों, फर्स्ट में क्या होता है, तो ये V और ये कैपिटल B, तो यहाँ पे इसका जो क्रॉसिंग करते हैं तो V होता है और कैपिटल B मींस के इन F1 जनरेशन में जो सारे फ्लावर है वो कैसे हमारे वॉयलेट कलर के, मतलब सारे फ्लावर हमारे वॉयलेट कलर के, बीच वाला कोई भी नहीं होगा, ना तो कोई व्हाइट फ्लावर होगा ना तो बीच वाला होगा, ऑल फ्लावर्स इन F1 जनरेशन वर वॉयलेट फ्लावर्स, वॉयलेट होगा। अब क्या होगा, तो देखो इसका जो हम करेंगे तो V कैपिटल B उसको क्रॉस करेंगे V कैपिटल B के साथ, राइट, तो ये दो बनाएगा बच्चों V एंड कैपिटल B, राइट,
ये इसके साथ करेगा तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि जो सेकेंड जनरेशन में होगा वो हमारा होगा वी वी इसको क्रॉस करते हैं वी कैपिटल वी के साथ, इसके जो गेमेट बनेंगे वो वी कैपिटल वी होगा, वी कैपिटल वी होगा, राइट। ये इसको फ्यूज करेगा तो वी वी होगा, मतलब वो कैसा होगा, व्हाइट कलर का फ्लावर, व्हाइट, राइट। अगर ये इसको फ्यूज करेगा तो वी कैपिटल वी होगा वॉयलेट, वॉयलेट, राइट। ये जो है अगर इसको फ्यूज करेगा तो कैपिटल वी स्मॉल वी होगा वॉयलेट, क्या होगा वो वॉयलेट। ये इसको फ्यूज करेगा, दोनों कैपिटल वी वॉयलेट होगा। तो आप देखते हो जो चार जो हमारे पी प्लांट है, तो हमने देखा चार में से जो तीन पी प्लांट है उनके जो फ्लावर है वो वॉयलेट है, जबकि एक जो पी प्लांट है उसका जो फ्लावर है वो है आपका व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। तो जो रेशियो होगा हमारे कितने, तीन, मतलब कि 3:1, जो रेशियो होगा इट इज 3:1, 3:1, राइट ऑप्शन 3:1। F2 प्रोजेनी जो होता है, F2 प्रोजेनी में वहां पे जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है वो हमेशा 3:1 होता है, बराबर 3:1। 24th नंबर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, जब एसिड जो होता है, एसिड रिएक्ट करता है केमिकली बेस के साथ, प्रोडक्ट बनती है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, बराबर। इट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज वाटर नहीं बन रहा है, बराबर। MgO प्लस H2O नहीं है, तो हमारा जो राइट होगा ये, क्योंकि HNO3 इज एसिड बेस, प्रोडक्ट बनी सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, तो राइट ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लास्ट। Select from the following decomposition reaction in which source of energy for decomposition is a light। ये भी सेकेंड बार आया है, राइट। तो देखो ये जो हमने फर्स्ट में क्वेश्चन में देखा था ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट यहाँ पे हीट है, मतलब कि थर्मल हीट यूज हो रही है, हीट यूज हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, ये हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ पे हम लाइट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो राइट ऑप्शन इज सी, 2AgBr, इसके सिल्वर ब्रोमाइड, सो ब्रेक डाउन इनटू 2Ag प्लस Br2। ये क्वेश्चन शायद फिर से आया, इसके लिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, राइट। तो बच्चों आज आपने देखा क्लास 10th साइंस में 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।